गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम, जुमा मुबारक। आज है 14 फरवरी, तो 14 फरवरी की मुनासबत से हम दिन का आगाज करेंगे, इस शो का भी आगाज करेंगे। आज तोहफे का दिन है। जानते हैं कि क्या आपने आज क्या तोहफा देना है? आपने इस किताब को तोहफे में देना है। मैंने क्यों कहा तोहफे का दिन नहीं है, तोहफे का दिन है? अच्छा, इंटरनेशनल बुक गिविंग डे है आज, और किताब तोहफे में दी जाती है। तोहफे का दिन हुआ आज। तो 14 फरवरी इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। तो आज आपने अपने बच्चों को तोहफे में किताब देनी है, अपने दोस्तों को तोहफे में किताब देनी है। एब्सोल्युटली। बुक्स आपने एक्सचेंज करने हैं। किताब आपने पढ़ ली है, दूसरे से आप किताब एक्सचेंज करें ताकि वो किताब अब आप पढ़ें। तो किताबों के रुझान के लिए बड़ा जरूरी होता है कि 14 फरवरी मनाया जाए। बच्चे भी सुन रहे हैं, कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, इवन आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो बुक्स गिफ्ट दें। एब्सोल्युटली। तो आज अगर कोई तोहफा देना है आपने, तो वो किताब होनी चाहिए। और इंटरनेशनल बुक गिविंग डे की मुनासबत से अपने बच्चों में, दोस्तों में इस बात का डिस्कशन करें कि अच्छा कितनी इंपॉर्टेंस है किताबों की। क्योंकि किताबें हमने देखा कि छोड़ते चले गए, फिर हम तालीम से भी दूर होते चले गए, फिर हम साइंस से भी दूर होते चले गए। जो कुतुबीनी का रुझान है वो तो वैसे भी हमने देखा बहुत कम है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट्स होते हैं, ई बुक्स, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो फिजिकल किताब है उसकी अपनी आई जस्ट इंपॉर्टेंस फील लाइक अगर आप ई बुक की तरफ जाते भी हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन है। तो वो किताब किताब है। जरूरी नहीं है कि आप पेज पलट पलट के पढ़े हो, क्योंकि देखिए अब एक जनरेशन शिफ्ट जो आया है उसमें हम देखें तो लोगों के रुझानात भी बदल चुके हैं, उनके इंटरेस्ट भी चेंज हो चुके हैं, तौर तरीके सब बदल चुके हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव से आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि अगर आप ई बुक जिस तरह भी आप पढ़ें, सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, उसकी क्रेडिबिलिटी हो, और एट द सेम टाइम एक अच्छे टॉपिक पे किताब हो, तो वो आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है। चाहे ये पढ़ें, वो पढ़ें, किताब पढ़ें, किताब पढ़ें। अच्छा, सभी में से किताबों में से अक्सर होता है ना कि कोई पुरानी सी किताब आपने अगर रखी हो घर में, आप खोलें तो अंदर से कभी कभी फूल भी निकल आता है, कभी कभी कोई आपने कोई चीज रखी होती है वो भी निकल आता है, मोर का पर निकल आता है। क्योंकि बचपन में हम ये करते थे ना, मोर का पर जो है वो किताब के अंदर रख देते थे, किताब बंद कर देते थे, और हमें वैसे फजूल बातें बताई जाती थी कि इसको डबल हो जाता है मोर का पर। जी कोई डबल वबल नहीं होता, वो तो पहला वाला होता था, वो भी वो उसके भी जो पर क्या फेदर्स होते थे वो झड़ जाते थे। दैट्स ट्रू। एनीवेज जी, इस दिन को मनाइए और इसी अंदाज से मनाइए कि आपने किताबों को तोहफे में आज देना है। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। इतनी अच्छी बात बताई है, आज के दिन के मुनासबत से लोग आपको दुआएं दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच। मुझे दुआएं ही चाहिए लोगों की, और अगर 14 फरवरी को मुझे इस बुनियाद पर दुआ मिलने की मैंने एक अच्छी बात की है किताबों के दिन के मुनासबत से, तो आई एम ग्लैड। वेरी पॉजिटिव एंड वी शुड बी वेरी पॉजिटिव। सो मुझे बताएं कि वैसे कोई किताब जो आपके माइंड में आती हो, जो किताब आपको लगता हो कि आपको चाहिए तोहफे में, ताकि मैं वो किताब आपके लिए लेकर आ सकूं। कोई राइटर जो आपको पसंद हो, मे बी आपको कोई भी राइटर पसंद हो सकता है ना, जो जिसके बारे में आप बात करना चाहती हैं, तो मैं वो किताब आपको तोहफे में दे दूंगा। आप मुझे वैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की कोई किताब गिफ्ट करें, बिकॉज उनको हम सब फॉलो भी कर रहे होते हैं, ही इज आवर आइडियल। और उनको पढ़ के मजा कितना आता है, पढ़ के मजा बहुत आता है। उनकी शख्सियत भी ऐसी है जिसको आप बहुत ज्यादा आप उससे इंस्पायर होते हैं। एट द सेम टाइम उनकी कही हुई बात वो बहुत दिल में उतर जाती है। सबको याद है सिविन कलम ने ओपनिंग की, हमने कल बात की थी सीनियर्स से मुताल्लिक, तो फिर बाद में हमें किसी ने जिक्र भी किया कि तारड़ साहब ने एक बात की थी कि कुछ लोग पढ़े पढ़े सीनियर हो जाते हैं। तो बात में बड़ी अच्छी भी लगी थी। वाकई कुछ लोग पढ़े पढ़े सीनियर हो जाते हैं। सो कल की ओपनिंग से जुड़ी एक और बात आई थी, हमने सोचा आपसे वो भी शेयर करते हैं। एनीवेज, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और आज के दिन की मुनासिबत से बात हमने की है, बट हमें कुछ और मेहमानों को भी इस शो का हिस्सा बनाना है, उनसे हमें बातें भी करनी है। बहुत ही अमेजिंग गेस्ट भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे, और अच्छे से मौजूआत जिस पर हमने बात करनी है। सो आज रहिए हमारे साथ एक बार फिर से डेली बेसिस की तरह से, नाश्ता कीजिए, साथ साथ गपशप लगाइए, और बच्चे तो हम श्योर के स्कूल जा रहे होंगे, तैयार हो जाएं, अपने लिए तैयार हो जाएं, मेकअप करें, दिल करा मेकअप करें, नहीं दिल करा ना करें, लेकिन मॉइस्चराइज करें अपने फेस को। सेल्फ केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बाल संवारें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मतलब जब दिन का आगाज आप बहुत फ्रेश तरीके से करते हैं ना, कि यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, तो आपका पूरा दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा जाता है। सुबह सुबह आप इतने डल बैठे होते हैं ना, आपने स्किन केयर किया है ना, आप फ्रेश लग रहे हैं ना, आपने चेंज किया है। ऑनेस्टली कुछ लोग तो पूरा दिन जिन्होंने घर में गुजारना होता है वो रात के कपड़ों में गुजार रहे होते हैं। सो उस लिहाज से मतलब अपना कंफर्ट देखते हुए फ्रेश रहें, सुबह फ्रेश रहेंगे, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा प्लान होगा। आज आपने ये करना है, ये कर रहे हैं, और स्पेशल जुम्मे की मुनासबत से कहें तो देखिए ना, आप तैयार हो, ये तो बड़ी प्यारी बात होती है। हम बढ़ेंगे आगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
माहौल की आलूदगी की सतह तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये लेवल्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? कौम को हर खित्ते में, हर इलाके में वहाँ की मुकामी ज़रूरत है, वहाँ का विरसा। वर्ल्ड हेरिटेज या आलमी विरसा इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल होता है और दुनिया के तमाम ममालिक उसे ओन करते हैं। आप अपनी हेरिटेज को वैल्यू करेंगे तो तभी उसको संभालेंगे, तभी उसको परवान चढ़ाएंगे। ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। पास्ता बनाने के लिए पहले हम लोग क्यूकम्बर काटते हैं। हम लोगों ने नाइफ बहुत केयरफुली यूज करनी है। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है, हम बनाएंगे ना। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहीं का खुशामदीद। शोएब अभी तक जो है वो किताबों में बहुत ज्यादा खोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको जरा नींद से जगा दिया जाए कि जाग जाएं। किताबों में खोए हुए हैं शोएब आज के दिन। आप तो नहीं खोई हुई? नहीं उम्र निकल गई। खोने की उम्र होती है कोई? हो जाती है कुछ लोग, उम्र का यहाँ से ज्यादा मसला होता है, ताल्लुक होता है। अदरवाइज तो एज इज जस्ट अ नंबर, बट निकल गई उम्र। अच्छा, वैसे कहते हैं ना हर चीज की उम्र होती है। हाँ। वैसे सबीन, जब हम अक्सर बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो उसको चूज करने की भी कहते हैं कि उम्र होती है। कि अगर आपने उस वक्त सही डिसीजन नहीं लिए तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते। फॉर एग्जांपल, आप अक्सर बच्चों से सवाल करते हैं व्हाट यू वांना बी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो नॉर्मली हम क्या सुन रहे होते हैं? अच्छा, अभी भी तो पायलट की बात भी हो रही होती है, क्योंकि जहाज बहुत फैसिनेट करते हैं, स्पेशली अगर हम बॉयज की बात करें उनको तो बहुत ज्यादा फैसिनेशन तो बच्चियां भी माशाल्लाह बन तो रहते हैं, बट हाँ, लेकिन वो जो कार्स की तरफ वाला जो मामला है ना, वो उसमें आप लड़कों को देखेंगे ना, जहां लड़के होंगे वहां पे आपको घर में कार्स ही कार्स नजर आएंगी। लड़की के मामले में जाहिर है, ठीक है, वो कुछ को होता है, बताया जो जाता है उनको गुड़िया तुम्हारे लिए, कहा नहीं जाता, नेचुरली उनको पसंद आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता। मैंने तो कभी अपनी बेटी से नहीं कहा कि आप I never liked dolls, मुझे पसंद नहीं थी कभी, लेकिन वो ये होता है कि आपके जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो आपको, आप पैदा होते तो आपको बताना शुरू कर दिया जाता है पिंक कलर तुम्हारा है, गुड़िया तुम्हारी है, या तोहफे में कुकिंग सेट तुम्हारा है,
तोहफे आपको पहली सालगिरह से इस तरह के तोहफे आपको आना शुरू हो जाते हैं, तो नेचुरली आपका ध्यान, आपका रुझान उस तरफ होना शुरू होता है। एनीहाउ दिस इज नॉट अ टॉपिक। नहीं टॉपिक है हमारा, ये अच्छा? बिल्कुल टॉपिक है। देखिए Okay. सबीन, अब हम जो बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, और उसमें हम बात करते हैं कि आप अगर उसमें एक्सेल नहीं कर रहे तो फिर आप अच्छा बैठ के सोचते हैं कि मुझसे कहाँ गलती हुई, फिर आपको पता चलता है आप कुछ और करना चाहते थे, कुछ और बनना चाहते थे, आपका एप्टीट्यूड कुछ और था, लेकिन आप पहुंच कहीं और गए हैं। तो ये जो गलतियां हमसे होती हैं, स्पेशली बचपन में होती हैं, इसका नुकसान हमें पूरी जिंदगी उठाना पड़ता है, बल्कि हमारे आसपास लोगों को भी उठाना पड़ रहा होता है। सो आज का हमारा मौजूद है एजुकेशन विद एप्टीट्यूड। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे ये समझें, बल्कि हम ये समझें कि हमने अपने बच्चों को वो तालीम देनी है, उस सब्जेक्ट की तरफ लेकर जाना है, उस प्रोफेशन की तरफ लेकर जाना है जिसका एप्टीट्यूड उनके अंदर है, वो चाहे टेक्निकल लेवल पर हो, वो चाहे अदरवाइज उनके अंदर हो, जिसमें वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें वो एक्सीलेंस की तरफ जा सकते हैं। एंड देन पेरेंट्स का उसमें क्या रोल आता है, Absolutely. उसको आज हम थोड़ा क्योंकि वो जो एज होती है ना, उसमें आप पेयर प्रेशर में आ जाते हैं, उसमें आप इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर, आपके इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली आपके पेरेंट्स का। स्पेशली कुछ बच्चे जो ये बात कर रहे होते हैं कि हम ये चूज करना चाह, हमारा इंटरेस्ट ये था, लेकिन पेरेंट्स का होता है कि नहीं 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 मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। सो ऑब्वियसली उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो बाद में जाके रिग्रेट पेरेंट्स को भी होता है, बच्चों को भी होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं था, और ऑब्वियसली वो उस फील्ड में अपने एक्सेल नहीं कर रहा, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, उसकी मेंटल हेल्थ पे इतना बुरा उसका इम्पैक्ट हो रहा है। सो आज जरा इस पूरे सिनेरियो को हम डिस्कस करने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियां और कहाँ कहाँ हम इनको ठीक कर और सकते हैं। पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस मामले पे, तो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर हुमैरा जामी साहिबा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, कायद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत शुक्रिया। इस पर बात होना शुरू हुई है कि अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट होते तो हैं पर जरा बड़े लेवल पर हो रहे होते हैं, कि एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो, असेसमेंट्स भी हो, फिर बच्चे को हम डायरेक्शन दे रहे हो कि अच्छा आपको इस तरफ को जाना है। आइडियली तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि हो क्या रहा है, दिस इज़ नॉट इन प्रैक्टिस। और अगर हम बात करें कुछ प्राइवेट सेक्टर में ऐसे इदारे या इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को करियर काउंसलिंग करते हैं, जहाँ पे बच्चों को अंदाज़ा होता है कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक या उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको कौन सी चीज़ें ऑप्ट करनी चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और हमारे बच्चे वो जैसे अभी आप बात करी थी पीयर प्रेशर, या जो पेरेंट्स के जो प्रोफेशंस हैं, वो जैसे आप कहते हैं कि एक पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बन रहा होता है, तो डॉक्टर का बच्चा भी जल्दी डॉक्टर बन रहा होता है, तो समथिंग फौजी में जो जा रहा होता है वो फौज में जा रहा होता है। तो ये कोई बच्चे जब रोल मॉडल्स को देखते हैं, उनसे इंस्पिरेशंस ले रहे होते हैं, या पेरेंट्स का प्रेशर होता है तो वो उसको फॉलो करते हैं। बट अदरवाइज जो एक गाइडेंस है करियर काउंसलिंग के हवाले से या करियर में जाने के लिए, वो हमारे यहाँ कंपैरेटिवली कम पाई जाती है। ऐसा क्यों है? इसके अगर हम अपनी रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स की बात करें, हम रिसेंटली हमने रिसर्च मुकम्मल की, हमारे वो बच्चे जो कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं, और हमने उनकी परसिस्टेंट इंटेंशन को स्टडी किया कि वो यूनिवर्सिटी में जाके कितना परसिस्ट करेंगे और इंजीनियरिंग को फॉलो करेंगे। तो वी हैड वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स। हमने वो बच्चे लिए जो कि प्री इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ रहे थे, और हमने वो उस्ताद लिए जो प्री इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ाते हैं, और फिर हमने वो उस्ताद और बच्चे भी लिए जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, यानी डिग्री लेने जा रहे हैं बैचलर इन इंजीनियरिंग में। तो हमने उनके इंटरव्यूज़ भी किए, फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए, और फिर बाद में हमने एक लार्जर सैम्पल लेके उनके फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट करने की फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो आप मैनी फैक्टर्स जो बैरियर्स की बात करते हैं, उनमें से एक बिगेस्ट बैरियर हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो वो रोट मेमोराइजेशन पे बेस कर रहा है कि जो रट्टा करा लो या थ्योरेटिकल नॉलेज कर दें। और हमारे एफएससी के बच्चे बहुत सारे ये कहते हैं कि हमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज और नो हाउ ही नहीं है। जो चीज़ें जाके हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, लैब्स जो यूनिवर्सिटी में देखते हैं, वो एकदम हमारे लिए एक एलियन चीज़ होती है। हम थ्योरेटिकली ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन फिर हमें रोट मेमोराइजेशन है, फिर नंबर की दौड़ है कि हमने नंबर लेने हैं, बट एक्चुअली उसका जो एक एसेंस है उस नॉलेज की, वो क्या होनी चाहिए, वो हमें नहीं पता होता। फिर अगर आप बाहर के ममालिक की निस्बत देखें, हमारे यहाँ वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चों को नहीं बताई जाती, हमें बचपन से ही पता नहीं होता। शायद डॉक्टरों को तो हम देखते हैं, उनके बारे में हम जान जाते हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं, बट इंजीनियर शायद में भी एक हिडन चीज़ होती है जो आपको बहुत सारी मतलब बच्चों को नहीं पता होता कि कौन नोन इंजीनियर है, वेल रिप्यूटेड कौन सा है। आर्किटेक्ट्स को फिर भी हम जानते हैं, डॉक्टर्स को फिर भी हम जानते हैं। तो जब बच्चों के पास ऐसे रोल मॉडल्स भी नहीं होते कि वो उससे भी लर्न कर सकें, इंस्पिरेशंस ले सकें, तो फिर उनके लिए बाद में जब उन्होंने डिसीजन लेना होता है कि उन्होंने आगे क्या करना है, तो जनरली वो पेरेंट्स ही होते हैं जो उनको फोर्स कर रहे होते हैं। और फिर जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में और
एक इलाके में या एक रीजन में जो एक ट्रेंड बना होता है और एक नेशन का ट्रेंड बना होता है कि जैसे हमारा ट्रेंड है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या अभी आईटी प्रोफेशन की तरफ थोड़ा सा मूव करना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने अपनी इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक कहाँ चलना है। तो रोट मेमोराइजेशन और हमारा सिस्टम जो कि हमारी वोकेशनल गाइडेंस पे बिल्कुल बेस नहीं करता। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखते हैं तो उनके बच्चों को छोटी प्राइमरी लेवल से ही वोकेशनल गाइडेंस की तरफ मूव करते हैं कि यानी बड़ी जो कारपेंटर की तरफ इंटरेस्ट रखता है, कोई इलेक्ट्रीशियन की तरफ इंटरेस्ट रखता है। इसलिए हमारे बच्चे जब तक बहुत डिग्रियां नहीं कर लेते उनको कोई नौकरी नहीं करते। अगर आप वेस्ट की बात करें तो 16, 17 या 18 एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे, फाइनेंशियली दे आर इंडिपेंडेंट। बड़े कम केसेस होते हैं आपके इर्द गिर्द कि आप किसी को जानते हैं और ऐसा है कि उनके पेरेंट्स उनकी हायर एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ा कम रुझान है। क्या यहाँ पर क्या ये भी एक चीज़ है कि हम जब तक बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं कर जाता तब तक पेरेंट्स के साए तले होता है और ऑब्वियसली पेरेंट्स वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होता? क्या ये भी एक एटीट्यूड है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है कि शुरू से बच्चे को बताया जाए और पेरेंट्स 18 ईयर्स से पहले काउंसलिंग शुरू कर दें एंड 18 के बाद थोड़ा थोड़ा बच्चा अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको केटर करना शुरू कर दे? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बट वो उस वक्त पॉसिबल होता है जब आपकी एजुकेशन आपको उस लेवल पे लेके आ रही है कि आप इंडिपेंडेंट हो सके। अगर आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ ही चल रहे हैं, जैसे हमने बाहर की बात की कि वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग के सिस्टम पाए जाते हैं कि बच्चे साथ साथ कुछ ना कुछ म्यूजिक सीखना शुरू करते हैं प्राइमरी लेवल से, या वो कोई कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन, या आपने देखा होगा कि अक्सर उनकी खवातीन भी घर बना रही होती हैं, उनको कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनके लिए फिर एक मीनियल जॉब करना और पढ़ाई को छोड़ देना और गैप दे के काम करना, क्योंकि आपने सही कहा कि पेरेंट्स क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, उन्होंने 14 या 15 साल की उम्र के बाद अपने आप को खुद सपोर्ट करना है। चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि चॉइस अवेलेबल है और फिर इसी वजह से हम क्योंकि पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, हम उसलिए भी डिपेंडेंट होते हैं कि वो फिर हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं। अगर हम कुछ करना भी चाह रहे होते हैं, जो पेरेंट्स की डिमांड होती है कि हमने तुमने ये बनना है या ये बनना है या ये प्रोफेशन अच्छा है, प्रिविलेज्ड है, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी ज़िंदगी बन जाएगी, बच्चों को अच्छा पाल लोगे, तो जब हम बच्चों को ये मैसेजेस भी दे रहे होते हैं तो बच्चे फिर अपने एप्टीट्यूड पे कंसंट्रेशन कम रखते हैं या अपने इंटरेस्ट पे दे डू नॉट बिल्ड अपॉन दैट थिंग, क्योंकि उनको फिर ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं कि जहाँ पे ज़िंदगियों में आसाइशें आएंगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सो हमारी फाइंडिंग्स में ये भी चीज़ थी कि बच्चों ने बताया कि हम क्यों इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रिविलेज्ड है प्रोफेशन, सेकंड शादी अच्छी जगह हो जाएगी। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर के दे यूज्ड टू टेल दिस थिंग। अदरवाइज उन्होंने कहा कि माँ बाप की वजह से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ही इंजीनियरिंग करके फारिग होंगे, मैं उसमें फोटोग्राफी में जाना चाहता हूँ, मैं शेफ बनना चाहता हूँ, डिग्री कर लेंगे, उसके बाद कहते जब एक बार माँ बाप राजी हो जाएंगे उसके बाद हम जरा अपना पाथ चेंज कर लेंगे। एग्जैक्टली। आपकी नजर में पहला एप्टीट्यूड टेस्ट कब होना चाहिए? एप्टीट्यूड टेस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, एप्टीट्यूड बिल्डिंग की बात करूँगी। एप्टीट्यूड बिल्डिंग तो आपकी, जैसे आप लोगों ने भी बात की कि बचपन से ही आपको एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि बच्चियों को आप एक चीज दे रहे हो बच्चों को, और उसी तरह बच्चों की एबिलिटीज कैपेबिलिटीज फर्क पड़ता है बहुत। बच्चों को हम बताना शुरू कर देते हैं, इतना छोटा सा बच्चा उसको कहते हैं मर्द बनो, लड़के नहीं रोते या इस तरह से, तो वो तो आप खुद उसके अंदर डाल करें ना। एग्जैक्टली। सो रिसर्च ये भी कहती है कि जो हम यही बचपन की जो चीजें जैसे होती है ना, कि जैसे हम कहते हैं कि लड़कों में स्पेशल एबिलिटी अच्छी होती है, मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी होती है, लड़कियों में वर्बल एबिलिटीज अच्छी होती हैं, क्योंकि हमने बच्चों को एक्सपोजर दिया होता है। बेटियों को हम उस तरह ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, लड़कों के साथ हम इतनी बातचीत नहीं करते, उनको फिर मैकेनिकल वे में लेके चल रहे होते हैं, तो उनकी फिर ब्रेन डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट वैसे चलना शुरू हो जाती है। सो इट डिपेंड्स। देखें, अगर तो पेरेंट्स की एक गोल सेटिंग वाली बात होती है, जैसे हम बीइंग पेरेंट में भी अपना एक गोल सेट करूंगी कि मेरे बच्चे को कहाँ किस तरफ मूव करना चाहिए, बिकॉज आई ऑल्सो वांट कि मेरे बच्चे प्रोग्रेस करें और सक्सेसफुल हों, बाद में उनको प्रॉब्लम हर पेरेंट ही चाहता है। तो वो फिर वो गोल सेटिंग वाली बात होती है, फिर आप बच्चे को वो एक्सपोजर भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कल्चर में समझते हैं कि मैंने अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना है, तो अगर आप कंट्री को देखें तो कंट्री में स्पोर्ट्समैन की जगह नहीं है, उसको बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके अपनी जगह बनानी पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आप बाहर के ममालिक में होंगे तो स्पोर्ट्समैन एक एक्चुअल प्रोफेशन है कि वो आप एक स्पोर्ट्स में चले गए और उनकी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स में जो बच्चा जा रहा होता है उसको एक्स्ट्रा जो है वो सपोर्ट दी जाती है, तो वहाँ पे स्ट्रगल करके कुछ बन जाना स्पोर्ट्स में आसान होगा। बट हमारे मुल्क में आसान नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक प्रोफेशन के साथ अटैच होना पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सवाल करते हैं आप करते क्या हैं? हाँ, हर जगह
है, लेकिन वहाँ पे एक प्रोफेशन है स्पोर्ट्स की में जाना, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशन नहीं है। सो एक कंट्री का विजन भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें वक्त के साथ अंदाजा हो रहा है कि स्टेम फील्ड में लोग नहीं जा रहे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और आपको लगता है कि आपकी नेशन की बिल्डिंग में या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इस फील्ड में इनपुट देना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप बचपन से बच्चों को वो एक्सपोजर देना शुरू करते हैं जहाँ पे बच्चों को स्टेम फील्ड का पता हो, मैथमेटिक्स में अच्छे हों या उनकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी हो, तो हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं। एजुकेशन सिस्टम भी उस पर इन्वेस्ट करता है। समहाउ जो मैंने ऑब्जर्व किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस चीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो इस्लामियात पे कर रहा है कि उस करिकुलम को चेंज कर देते हैं, उर्दू को कर देता है, उसके करिकुलम को चेंज कर जिस देते तरह से हैं। भी That's obviously, important. उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं और जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक लेवल पे लिए जाते हैं, प्रॉब्ली उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको Yeah. देख के चलना पड़ता है। एट द सेम टाइम टीचर्स पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है? बिकॉज देखें, करिकुलम अगर चेंज हो भी जाता है, लेट्स सपोज, बट आप एक क्लासरूम में जब डाइवर्स बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सो लेसन प्लानिंग भी तो बहुत मैटर करती है ना। It matters a lot. एक छोटा सा अगर लेसन है, करिकुलम चेंज हो गया या लेट्स सपोज नहीं भी हुआ, अभी करंट करिकुलम भी अगर है, लेसन प्लानिंग में भी तो वो चीज़ें आती है ना कि टीचर म्यूजिक के थ्रू उस लेसन को सिखाए, टीचर एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाए, टीचर ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाए, आउटडोर ट्रिप्स की तरफ लेकर जाएं, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज वहीं से देना शुरू कर दें। सो डोंट यू थिंक कि अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो ये सबसे बेस्ट और सबसे पहला सॉल्यूशन होना चाहिए? That is going to be a very good solution, but it totally depends upon the resources also. क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स की बात करते हैं, they have good resources. वहाँ पे एक टीचर की जो लेसन प्लानिंग होती है वो उन डायरेक्शंस में मूव करती है। बट अगर आप वो बात करते हैं कि बच्चे को इवन विद दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल, उसको अगर आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि वो प्लानिंग सिखा सकें कि कहाँ बच्चे ने प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखने चलना है। जैसे एक बच्चा किस जमात से हाइपोथेसिस टेस्टिंग और हाइपोथेसिस बिल्डिंग की बात करेगा ताकि उसको साइंटिफिक नॉलेज का पता चले, किस पे उसने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने, तो अपने रिसोर्सेज में होते हुए भी अगर एक साइंस का उस्ताद है वो उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, सो दैट मैटर्स अ लॉट। सो वो जो हम जो बात कर रहे थे कि जो रोट मेमोराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने रट्टा मार लिया और आपने अच्छे नंबर ले लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए अगर टीचर्स को और उनकी ट्रेनिंग में अगर ये शामिल किया जाए कि उसको वो कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकता है ताकि बच्चा उसको देख सकें कि बच्चे टेंजिबल चीज़ों में बचपन में जाते हैं कि जो चीज़ वो महसूस कर सकें और देख सकें। हाइपोथेटिकल बाद में जब उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है 12-13 साल की उम्र के अंदर, सो उससे पहले टीचर को अगर आप ये इन चीज़ों में ट्रेन कर सकें और कि अपने रिसोर्सेज के अंदर अगर पब्लिक सेक्टर स्कूल है तो वो किस तरह बच्चों को वो एक्सपोजर दे Teacher training is very सकते हैं, हाउ important. टू अप्लाई द नॉलेज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी यूनिवर्सिटी लेवल पे एक जो हम असेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बड़े रिसोर्सेज आपके इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट के भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें अगर आप ऐसे बच्चे पे इन्वेस्ट करें जिसका एप्टीट्यूड नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड अगेन। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप एक स्क्रीनिंग करें, अच्छा ये बच्चा क्या इसको आना चाहिए इस फील्ड में या नहीं आना चाहिए, बेसिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए या होती है स्क्रीनिंग ऐसी? देखिए अगर आप बात करें हमारे यहाँ मैट्रिक के ऑनवर्ड्स के बच्चे को आप एक डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाते हैं कि आपने FA FSC कंप्यूटर पढ़ना है या आपने क्या करना है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट भी क्या है। पर समटाइम्स इट हैपेंस कि बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं कि हमने IT में जाना है, लेकिन जब वो ले लेते हैं तो जब उनको पता चलता है कि मैं तो IT नहीं पढ़ सकता, कंप्यूटर इतना आसान नहीं है, सो वो सलाहियतों की जो बात जो हम करते हैं कि एप्टीट्यूड की बात है जो आप कह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने की सलाहियत नहीं रखता तो वो पढ़ नहीं सकेगा। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है कि बच्चा जब पढ़ लिख ही नहीं सकता तो वो आप उसको जितना मर्जी पढ़ाने की कोशिश कर लें वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप उसके लिए कोई और मेथड ऑफ टीचिंग जो है उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर होगा। जैसे टॉम क्रूज जो है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, सो इट डजंट मीन दैट ही इज नॉट सक्सेसफुल, वो वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, तो उसके लिए पढ़ाने का या उसको समझाने का या सिखाने का तरीका बदलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एप्टीट्यूड का मतलब कतन ये नहीं होता कि उसकी इंटेलिजेंस क्या है, वो किस लेवल पर खड़ा हुआ है, उसका सिर्फ एक रुझान है, अच्छा वो किस तरह से सीखना चाहता है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है और एग्जैक्टली किस तरफ को जाना चाहता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी ज़िंदगी में उसको समझना, और ये ज़रा एट द सेम टाइम पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें टीचर्स की जिम्मेदारी है, हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है कि पहले वो माहौल फराहम करें उस बच्चे के लिए ताकि वो अपने एक जो उसने गोल सेट करना है, जिस डायरेक्शन में उसने जाना है, उसको समझ आए कि मैं जा सकता हूँ, मुझे सपोर्टिव माहौल मिलेगा। वरना नॉर्मली तो अभी तक यही होता है कि पेरेंट्स
खासे हद तक वो डिसीजन मेकिंग में हो रहे होते ऐसा हैं, ही विच इज फाइन, ठीक है, उनको भी अच्छा बुरा पता तो होता है, लेकिन एटलीस्ट बच्चे को समझे तो सही उसके कि हर इंटरेस्ट बच्चा को लेकर डिफरेंट है, डिसीजन ले। उसके इंटरेस्ट को लेके उसको लूप में लेके डिसीजन लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उसने आगे बढ़ना है। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वो आप देखें कि कितनी चीजें आप अपने लिए आसान कर अच्छा, लेते आज के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि मिट्टी से बर्तन भी बनते हैं। लिटरली हमारे बचपन की हम बात करें तो हम तो मिट्टी में ही खेलते, क्योंकि बाहर खेलने का रुझान था, बच्चे आपस में मिलते थे। हमें पेरेंट्स उस तरह से नहीं रोकते थे कि हाथ खराब हो जाए, कुछ ज्यादा से कि हाँ नहा लो, मिट्टी साफ कर लो। लेकिन पता नहीं ये चीज अब हम कहते हैं ना कि अच्छा अब के पेरेंट्स बहुत एडवांस हैं, अब ज्यादा पहले मुझे लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में चीज ज्यादा होती थी कि बच्चों को एक्सपोजर ज्यादा दिया जा रहा होता था। अब शायद ज्यादा बच्चों को बचा बचा के हम इतने प्रोटेक्टिव हो गए कि हम बच्चे को ग्रो नहीं होने देते। आप सही कह रही हैं, कुछ गैजेट्स भी हैं जो हमें रोक रही हैं, और वो जो आप सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है ना, वो हमारी ये है कि हमारे नजरों के सामने रहेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन जो गैजेट आपके पास है, बच्चा आपके सामने होते हुए भी आपके पास नहीं है। एब्सोल्युटली। तो व्हाई नॉट एंगेज देम इन एन एक्टिविटी। मैं ये नहीं कह रही गैजेट्स के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि गैजेट्स हमारे लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा जखीरा है इंफॉर्मेशन का, और उससे दूर रखना भी चाहती है। लेकिन बच्चों को आप बच्चा रहने अगर देना चाहते हैं तो उन्हें आप खुल के, वो जो कहते हैं ना, जीने दें, खुल के जीने दें, खुल के जीने दें, तो वो what they want to do। बिल्कुल, तो वो तभी हो सकता है आप एक तो इंगेज हो, और दूसरा आप उनको ऐसा काम करने दें जिससे उनका फिजिकली भी वो इंगेज हो एंड मेंटली भी इंगेज हो। और मैं बताऊं, जो आर्ट एक्टिविटीज होती है ना, बच्चे चाहे जितने मर्जी आपको ये फील हो कि ये आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, वो आइसोलेशन में नहीं होते। वो जब काम कर रहे होते हैं, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, वो उसमें काम कर रहे होते हैं, उनके पास पूरी दुनिया मौजूद है, रंगों की, फॉर्म्स की, और उसमें जब वो इंगेज होते हैं तो वो उनको कोई ना कोई मौका जरूर जिंदगी में मिलता है जहां वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्या तो ये इंट्रोवर्ट्स ज्यादा होते हैं फाइन आर्ट्स की फील्ड में, कि उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट है? नहीं, मैं थोड़ा सा इससे बिल्कुल उसी तरह ही लोग हैं जिस तरह एक आम जिंदगी में होते हैं, कि इतनी वैरायटी आपको नजर आएगी। डाइवर्सिटी तो हर जगह आपको नजर आ रही है। हम 3 लोग बैठे हैं, हम बिल्कुल फर्क लोग हैं, एक ही घर के लोग हैं, तो वो भी फर्क है। तो ये चीजें, अब जैसा मेरे बहन भाई, दे डोंट प्रैक्टिस, लेकिन भले तो एक ही घर में थे, लेकिन फर्क। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि इंट्रोवर्ट नहीं हो सकते, होते भी हैं जिस तरह आम लोग, लेकिन तमाम नहीं हो सकते। तो वो यू कैन नॉट जनरलाइज, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें वो डाइवर्सिटी, और यही जो मजे की चीज है आर्ट की, सबसे ज्यादा मजेदार बात ये कि उस डाइवर्सिटी को एब्जॉर्ब करता है, इनफैक्ट उसको एक्सेप्टेंस के साथ बाकी लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। That's right। जिस तरह अभी हमारा एक जो इवेंट हुआ था, बिल्कुल कहने को एक थीम था, लाइब्रेरीज। अभी जो बिल्कुल इस फरवरी में, अभी 11th को हमने रैप अप किया, आप उसमें अगर देखते तो सबने फर्क तरीके से उसी थीम को लिया। एक सिंपल थीम है लाइब्रेरीज, मेन मकसद यही था कि हम उसको थोड़ा सा एक फ्रंट लाइन पे लेकर आए कि लाइब्रेरीज उसकी इतनी बड़ी एक रिपोजिटरी है नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, हम उसको थोड़ा सा, उससे थोड़ा क्या काफी दूर जा चुके हैं, डिस्कनेक्ट हुए हैं उससे। तो वो चीजें, तो वो हर आर्टिस्ट ने एक फर्क तरीके से बात की, और देखिए हर आर्टिस्ट ने एक्सप्रेस भी किया, अपने अंदाज से एक्सप्रेस किया। जब मुख्तलिफ अंदाज से एक्सप्रेस होता है तो उसकी रीच बढ़ जाती है। थोड़ा सा ऑफ ग्रिड से मुतालिक भी लास्ट में बताइएगा, हमें द प्लेटफॉर्म जो आपने क्रिएट किया 2 years बैक, किस तरह से वो आर्ट और आर्ट के काम को फरोग दे रहा है? देखिए, वो एक हादसाती अमल था, इसलिए कि हम 3 क्लास फेलोज हैं हमारी, यूनिवर्सिटी फेलोज, हमने एक एग्जिबिट किया, उसके बाद एक तहरीक हो गई ना। फिर वही जो बात है कि हम मिलके जब काम करते हैं तो वो फिर एक्सपोनेंशियल होता है। तो ऑफ ग्रिड के भी इसी तरह बैठे बैठे ख्याल आया कि रेजिडेंसी की जाए, रेजिडेंसी से फिर उसका नाम का ख्याल आया, तो नाम, क्योंकि जहाँ हमारा हमने रेजिडेंसी की, जो घर है हमारा, वो शहर से बिल्कुल दूर है, तो वो ऑफ ग्रिड नाम हो गया। लेकिन
इट वॉज रियलाइज्ड इन द वेरी बिगिनिंग कि ये अब रुकने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज जैसे ही वो एक छोटा सा ग्रुप हमारा इकट्ठा हुआ, उसमें मेरे स्टूडेंट्स भी शामिल थे, वो सेड कि आप हमारे बगैर नहीं कर सकते। तो क्योंकि मैंने उनको एक्सेस किया कि क्योंकि मुझे समझना भी था, मेरे लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें, तो मुझे सबसे बड़ा हमेशा एडवांटेज रहा कि अपने बच्चों से आप ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑफ ग्रिड जब शुरू हुआ तो उसमें हम इकट्ठे बैठ के जब हमने काम किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मुझे ऐसे लग रहा था मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में चली गई। बिल्कुल वही हमारी एक्सचेंजेस और आर्ग्यूमेंट्स, और कोई एक जा रहा है चाय कॉफ़ी बनाने, किसी ने नहीं पीनी, किसी ने, जब कोई ऐसे कोई गया तो सब कह रहे हैं, म्यूज़िक लगा हुआ है, हम काम कर रहे हैं। वो जो एनर्जाइजर था वो मुझे लग रहा था कि मेरी इस रिटायर्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ी एक डायरेक्शन बन गई है। उसने फिर मुझे रुकने नहीं दिया, और फिर हमारा ग्रुप बढ़ता गया, और फिर हम थोड़ा और भी कॉन्शियस ये हो गए कि हमने जो अगली की वो एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ प्लान की कि हम थीमेटिक रखेंगे, ताकि हम कुछ एक अपना एक मकसद बिल्कुल एक एजेंडा के साथ चले। वो हमारी क्लाइमेट के ऊपर थी, फिर हमने जिस तरह ये अभी की है लाइब्रेरी के ऊपर, कि ताकि एक मकसद सामने भी मकसद सामने बड़ा अच्छा है कि एक मौजू के साथ आप लोग आते हैं और इस तरह से काम आपका आगे जा रहा होता है। कीर्ति साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी इस प्रोग्राम में। आप लोगों का बहुत अच्छा बोलती हैं आप माशाल्लाह, काम तो आप अच्छा करती हैं, अंदाज़े गुफ्तगू भी बहुत प्यारा है आपका। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। समंदर बहुत खतरनाक होता है, हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। अब लड़ाई नागुज़ीर है। ख्याल रखना इलियास कि कहीं तुम्हारे ख्वाब इस समंदर में डूब न जाए। इंसान 3 किस्म के होते हैं, पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस सुरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ जानना है। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाल्लाह ऐसा जल्द होगा। हम इस राज को तब तक अपने दिलों में छुपा कर रखेंगे जब तक उसे अफशा करने का वक्त ना आ जाए। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, इसे आगही मत समझो।
4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो, अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चटनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल करते हैं। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर, जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए, जिसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त, सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। रात गए, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए।
राइट राइट, पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हर दिन, एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब कोई इनोवेशन आती है तो हम बड़ा प्राउडली बता रहे होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आसानी हो गई है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल गई है। वहीं पर शायद हम भूल जाते हैं कि इसके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके चैलेंजेस होते हैं, देन जब उसको इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ जाता है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ी मुश्किल ये होती है कि उसका मिसयूज़ भी किया जा रहा होता है। टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन उसमें आती है, अगर आप उसका मुस्बत इस्तेमाल करते हैं इट्स परफेक्टली फाइन, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप उसका मनफी इस्तेमाल करते हैं, कई ज़िंदगियां तबाह कर देता है। मैं ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बात करूंगी इस वक्त, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए, वहाँ पर ख़वातीन की सिक्योरिटी को उस तरह से मेक श्योर अभी तक नहीं बनाया गया। अगर कोई ऐसी इनोवेशन आती है टेक्नोलॉजी में, कोई नया टूल आता है, तो वहीं पर उसको केटर करने के लिए किसी भी तरह की रेमेडीज़ नहीं आ रही होती कि सोल्यूशन है, अगर ये हो जाए तो हम इसको ये कर सकते हैं। सो आज हम ज़रा इस हवाले से बात करेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर ख़वातीन को हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है या किसी भी तरह से उनके कंटेंट को मिसयूज करने की कोशिश की जा रही है, उनका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उसको हम किस तरह से सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पर राब्ता किया जा सकता है। एट द सेम टाइम हम मर्दों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो आजकल जो डीप फेक का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जो पिक्चर आती है वो खातून की किसी मर्द के साथ ही आ रही होती है ना, तो ऑब्वियसली हम बात शायद बहुत ज्यादा औरतों की कर रहे होते हैं, मर्दों को उस तरह से दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। और हमारे सामने हुई हैं, वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, सहाफ़ी भी अमरीन चौधरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच। अमरीन, आप भी फेस कर रही हैं एज अ वुमेन साइबर सिक्योरिटी के इस दौर में, जब हम हरासमेंट की बात करते हैं, हम डिजिटल स्पेसेस में सेफ्टी के इश्यूज की बात करते हैं, आर यू फेसिंग योरसेल्फ? आई आल्सो फेसिंग दिस। मुझे 14 साल हो गए साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को फेस करते हुए, बट मैं एक बात कहती हूँ, हर चैनल पे जाके यही कहती हूँ, पाकिस्तान में ये सिचुएशन अलार्मिंग है। अगर मैं जाऊँ ना यूरोप और अमेरिका की एग्जांपल ले लूँ, मेरी अपनी नीस जब इंग्लैंड से आती है, वो बच्ची 5 साल की है, बट बेबी ट्रेंड है, उसने अपने पैड को किसी को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उसकी पर्सनल चीज है। हमारे यहाँ अपनी जिंदगी हमारी सेफ नहीं है, तो पर्सनल चीज को तो आप छोड़ ही देना। तो जैसे सभी ने अच्छी एग्जांपल दी है कि नो डाउट, कहते हैं ना कि औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम हर रूप में हर डिफरेंट रूप अदा कर रहे होते हैं। तो मैं इलामा इकबाल का एक शेर है, उससे ये आपके आगाज करती हूँ अपने टॉपिक का। है दिल को है मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत कुचल देते हैं एहसास। मतलब ये इलामा इकबाल ने उस टाइम पोइट्री की थी, इसका मकसद ये है कि मशीनों की हुकूमत अब आ गई है ना, एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर सिक्योरिटी का। कुछ लेडीज ऐसी हैं जो बिल्कुल बेचारी अनपढ़ है, उनके बच्चों ने फेसबुक बना दिए। मैं कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे के हाथ में वो मोबाइल आता है ना, तो आप उसे खामोश कातिल दे रहे हो। बच्चा गली मोहल्ले में जाता है ना, तो हम कहते हैं ना कि फलां से तुम बात ना करो, फलां अच्छा नहीं है, लड़का लड़की कोई भी है, जेंडर बैलेंस में होकर बात कर रही हूँ। लेकिन वही बच्चा जब एक डिवाइस यूज कर रहा है, तो आपको नहीं पता कि वो फेसबुक पे क्या कर रहा है, ट्विटर पे क्या कर रहा है, लिंक्डइन पे क्या कर रहा है, टिकटॉक पे क्या कर रहा है, स्नैपचैट पे क्या कर रहा है, ईच एंड एवरी एप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट टाइम अगर याद हो मैंने आपसे ये बात की थी, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर विदाउट चेक एंड बैलेंस आप मीडिया को खुला छोड़ देना, तो जैसे कैमरास के लॉज हैं, इस समय हर एप्स के भी लॉज होने चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि अमेरिका हमसे क्यों आगे, चाइना हमसे क्यों आगे, ये डिवाइसेस उन लोगों ने बनाई हैं, बट उन लोगों के बच्चे तेज भी हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की फेसबुक लड़की की हैक हो गई है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है, घबराना नहीं है। हमारे यहाँ एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ कि जैसे FIA से मेरे ताल्लुक है, तो मैं अक्सर केसेस में देखती हूँ कि बच्चियाँ मुझे रात को कॉल कर रही होती हैं, मिस अमरीन मेरी पिक्चर लीक हो गई है, फियोंसी ने लीक की है, तो अब मुझे थ्रेट मिल रही है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। और मेरे इस आंखों के सामने कई बच्चियों ने अपनी जान दी भी है, क्योंकि दी गया कि उनके फादर बूढ़े हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, घर उनके तबाह हो रहे हैं। तो बच्चियां कहती हैं मैम हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो अब हम क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती है। तो मैंने उनको एक ही बात समझी, मैंने कहा बच्चों एक बात तो ये है कि इस जमाने में सब आपके साथ रिलेशनशिप पता ही कौन है आपके लॉयल, सिर्फ बाप भाई, ये ब्लड रिलेशन, बाकी किसी पे ट्रस्ट ना करें। और फर्स्ट फेसबुक पे जो जिन बंदों को आप नहीं जानते ना, तो उनको मत ऐड करें। मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो अक्सर होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड आप ऐड कर लेते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मेरी अपनी फेसबुक एग्जांपल है। मुझे जो अपने एक टीचर है अमार जाफरी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA है, तो मुझे कल परसों मीटिंग में कह रहे, जूम मीटिंग में, अमरीन बेटा तुम्हारे फेसबुक की जो स्ट्रेंथ है 460 से ऊपर दोस्त क्यों नहीं बना रही हो। मैंने कहा सर जी मैंने इनमें से भी काफी को माइनस की है। तो
क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी सिक्योरिटी रिस्क कहाँ पे सेम इज द केस विद मी। मैं खुद इस चीज को मेक श्योर करती हूँ कि फेसबुक जो है वो मैंने बड़ा प्राइवेट अकाउंट इवन कि मैंने लॉक किया हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं 10 लोग लाइक करें, 20 लोग लाइक करें, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज जो मेरी पब्लिक प्रोफाइल है आई नो कि मैंने उस पर क्या पोस्ट करना है। एंड देन फेसबुक जो मैंने अपनी एक पर्सनल एक वो बनाई हुई है, सो उसका भी मुझे पता है कि मैंने उस पर क्या पोस्ट करना है, बट स्टिल मुझे पता अगली बात आपकी क्या आएगी कि जो आपने पब्लिक भी की हुई है, आप कुछ भी पोस्ट करें, मैं तो पब्लिक बनाई नहीं। आई विल टेल यू कि मैं तो चौधरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जहाँ पे मैं बैठी हूँ बड़ी मुश्किल से बैठी, रिस्पेक्ट मैटर लॉट फॉर मी। मैंने तो पब्लिक बनाई ही नहीं है, जस्ट एक ही बनाई है, वो भी लॉक्ड है। और यूट्यूब चैनल है बनाया हुआ है, उसको लोग जो मर्जी देखे, आई डोंट केयर। वेबसाइट बनी हुई है, बट मैं ये चाहती हूँ कि जब हम लोग एप्स यूज करते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे आते हैं, कम टू द अपने टॉपिक पे। साइबर सिक्योरिटी का ये होता है कि फर्स्टली आप लोग कोई गाड़ी खरीदते हो ना, तो उसके लिए लॉक आप लोग लगाते हो ना, आप लोग सिस्टम्स लेते हो, तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहिए कि मैं तो अपना ये करती हूँ, लैपटॉप ऑन करती हूँ ना अपना, पहले मैं देखती हूँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज मेरी ईमेल्स पे नहीं हो रही। कई दफा मेरी ईमेल्स भी हैक होती हैं, ऐसे क्यों नहीं होती, ऑफिशियल हो जाती हैं, लेकिन मुझे पता चल जाता है, तो मैं अलर्ट हो जाती हूँ ना, क्योंकि सुबह उठेंगे FIA करेगी तो करेगी, लेकिन हम खुद भी तो कुछ करें ना, तो कुछ करें, सही बात है। रात पूरी हम रोने धोने में गुजार देंगे तो वो तो अगले बंदे का तो काम है, हैकर ने तो कर देना अपना काम। तो मुझे उस पिछले दिनों ये लड़कियां मैसेज कर रही थी कि जो आजकल मनी का थेफ्ट आता है ना, कि मिस अमरीन को इतने पैसे चाहिए, मैंने कहा अल्लाह ना करे मैं अभी इतनी गरीब नहीं हुई, लेकिन मुझे जब पैसे चाहिए तो मैं आपसे बाय हैंड मांगूंगी। सही बात। तो मतलब मैं बाय हैंड आपसे कहूंगी, फेस टू फेस होके। सो बेसिकली जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, जस्ट मेक श्योर कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो उसको जरूर करें, बिकॉज जो हम कहते हैं ना अपनी तरफ से हम कितना मेक श्योर कर सकते हैं कि अपनी सेफ्टी को हम रखें, तो उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका टाइम लग जाएगा थोड़ा, क्योंकि आपने सेटिंग्स करनी है उसको अपने जीमेल अकाउंट्स के साथ आपने करना है। 2 मिनट हार्डली, वाकई आप ठीक कह रहे हैं, 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स एंड आपका अकाउंट सिक्योर है, बट स्टिल वो 100% सिक्योर नहीं होता, कुछ हद तक आप उसको सिक्योर कर देते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि कुछ भी आप ऐसा पोस्ट कर रहे हैं तो वो इस तरीके का हो कि कोई भी उस पिक्चर को या कोई भी उस कंटेंट को मिसयूज ना करे। नहीं, लेकिन अमरीन ये डीप फेक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आप कोई भी पिक्चर लगाएं तो वो तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ना। जस्ट याद है कि लास्ट टाइम जब मैं आई ना, तो मैंने शहजाद को ये बात की थी वर्ल्ड दिस मॉर्निंग में, डीप फेक आईडी का उस टाइम भी हुआ था, लेकिन डीप फेक आईडी आप बनाते हैं, जैसे मैं इधर बैठी हूँ ना, मेरी पिक्चर कोई भी कहीं से ले लेगा, टेलीविजन से ले लेगा, तो आईडी तो वो बना लेगा, लेकिन जो अगला बंदा है ना जो एक्सेप्ट करे, पहले तो वो ये देखिए कि मैंने फेसबुक पे अलर्ट कर दिया, आई हैव द सिंगल वन, ठीक है। अब जो एक्सेप्ट करे वो तो उसकी गलती है, मेरी गलती तो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी टीवी पे आते हैं, स्क्रीनिंग हो रही होती है, मैं तो कोई इसका इशू नहीं है। बट ये जो हमारी गर्ल्स है ना, मैं उनको ट्रेन ये करना चाहती हूँ, बच्चियों को खासतौर पे यूनिवर्सिटी गोइंग और स्कूल गोइंग, आप लोग जब अपने स्कूल्स में जाओ तो कोई जरूरत नहीं किसी से हेलो हाय इतनी रखने की, कोई आपका करीबी रिश्तेदार नहीं है। वो कहते हैं मीडिया में मैं एक टर्म यूज करती हूँ, दिखता कुछ है बिकता कुछ है, तो मतलब अपने आप को ना खुद अवेयर करो। जब घर से अब मैं अपने घर से निकली, अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपने एरिया में आई हूँ ना, तो एरिया से मैं वॉच करती हुई कि मुझे कौन देख रहा है, जाहिर बात है मॉर्निंग से निकली हूँ, तो मतलब अपने आप ना चेक एंड बैलेंस अपना खुद करें। जब अपना मुहासबा हम खुद करेंगे तो किसी की जरूरत नहीं कोई हमें कुछ कैश। सही बात है, सही बात है। जब आपको मैंने बताया था ना लास्ट टाइम कि गूगल पे जो एप्स चले, उन एप्स को भी तो पढ़े लिखे बंदों को लिए चाहिए ना। कल रात को मेरी AI कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पे अमेरिकन एक बिल बैठे हुए थे, बिल सर ने मुझे कहा कि मिस अमी कैन यू एक्सप्लेन व्हाई पाकिस्तान गोइंग इन द डाउनफॉल, पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन में क्यों जा रहा है। तो मैंने इसको कहा, मैंने बिल इफ यू डोंट माइंड, वी आर द डेवलपिंग कंट्री, हम लोग अभी तरक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चों को 3G 4G के चक्कर में पड़े हुए, हमें पता ही नहीं AI है क्या, रोबोटिक हमें नहीं पता, स्कूलों में नहीं पढ़ाते ना। चलिए ये तो चले एक बिल्कुल एक अलग टॉपिक है कि हमें कितना एजुकेट होने की जरूरत है एंड ऑल दैट, तो थोड़ा सा अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से जरा बात कर लेते हैं। एक तो ये कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स सपोज एक तो ये कि आई समहाउ आई डिसएग्री विद योर पॉइंट के, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां इस पर हमें देख भी रही हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत कर देता है, आपको हरास कर रहा है कुछ में, इट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज आप कोई भी आपके साथ अगर कुछ गलत कर रहा है, आपकी पिक्चर को मिसयूज किया है, कंटेंट, हाँ जिम्मेदारी है कि हाँ आप करें, लेकिन आजकल हालात कुछ इस तरह के भी हैं कि मैं अपनी एक नॉर्मल पिक्चर भी, लेट्स सपोज मैं दुपट्टा रख के भी अगर एक पिक्चर अपलोड करूंगी, तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो दुपट्टा किस तरह से एडिटिंग से हटा दिया जाता है, धड़ किसी और का, सर किसी और का, ये हम इस तरह की डीप फेक टेक्नोलॉजी में ये हम हालात देख रहे हैं आजकल। तो जो हम सुसाइडल रेट की बात कर रहे होते हैं इन इवेंट्स के बाद, वो गिल्ट की वजह से ज्यादा होते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या अब मेरे साथ क्या होगा, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये अवेयरनेस हो कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। अमरीन साहिबा, अगर ऑनलाइन अगर हरास किया जा रहा है किसी लड़की को या किसी लड़के को,
उसमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ऑनलाइन किस वेबसाइट पे जाएं, किस तरह से अपने केस को वहां पर रजिस्टर करें? सबसे पहले इसका ये होता है कि आपके साथ सबीन फॉर एग्जांपल कोई भी विक्टिम है ना, मैं इसको ये बताती हूँ, जब आपके पास कोई केस आता है ना, आप ये करें कि सबूत नहीं मिटाने। जिस बंदे ने आपको कॉल किया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई भी है, सबूत नहीं मिटाने। और सबसे पहले अगर कोई बंदा आपको कॉल करके तंग करे ना, तो रिकॉर्डिंग पे कॉल करें। और रिकॉर्डिंग भी क्या करनी है, जब कॉल करके ना अपनी किसी अजीज को, बहन को सेंड कर दे रिकॉर्डिंग। मोबाइल सम टाइम हैक हो जाते हैं, अक्सर होते हैं, तो एक यूएसपी लें, यूएसपी में वो रिकॉर्डिंग डालें, ठीक है? रिकॉर्डिंग जब आपकी डल जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, ये अपने सारे सबूत लेके, जैसे इस्लामाबाद के ऑफिस लगते हैं, पिंडी में पंचसड़की में ऑफिस है, पीसी होटल के पास एफआईए के ऑफिस है, इस्लामाबाद में हमारा साइबर विंग है। साइबर विंग अच्छा काम करे, नो डाउट, बट वो भी बेचारे क्या करें, उनके पास मैन पावर कम है और केसेस बहुत ज्यादा हैं। उस दिन मैं गई हूँ तो कहते मैम पिंडी के, कहते मैम फाइलें देखिए कितनी, हम बंदे कितने हैं। तो वो अब नेक्स्ट अब वहां पे जाएंगी ना, तो आपसे आपका केस लड़की से पूछेंगे, लड़की की एग्जांपल दे। जब वो नेक्स्ट स्टेप आपने ये करने, जब उनसे केस फाइल करेंगी तो जो एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं ना, रिटर्न फॉर्म विक्टिम जो होती है, तो अपने फादर या मदर को साथ ले जाएं, उस एप्लीकेशन की एक पिक्चर लें, उनको हैंडओवर तो आपने कर दिया, ठीक है? ये नहीं कि उनको छोड़ के बेगम हो जाए, तो फिर आपने वो अपने पास सबूत भी रखने, एक सेकंड कॉपीज अपने पास रखनी है, ठीक है? देन आपको ना आपको ये पता है कि पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करती है और एफआईए वाले वो नहीं करते, वो लोग पहले बुलाते हैं, सबूत मांगते हैं, देन केस स्टार्ट करते हैं। 10 डेज का कोई टाइम होता है, 15 डेज का, वो अपनी कार्रवाई करते हैं, नंबर्स आपसे लेते हैं, वो ट्रेस करते हैं कि बंदा या बंदी या डीफेक आईडी ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सारा इनका प्रोसीजर होता है। और ये 6 स्टेप मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके इस प्रोग्राम के। फर्स्टली गर्ल्स को चाहिए कि अपने जो पासवर्ड है किसी के साथ शेयर ना करें। सेकेंडली जो ऑनलाइन जो आप लोग कैमरे ऑन करते हो ना, वेब कैम ना ऑन करें। थर्डली आपने ये करना है कि किसी के साथ, अगर लड़के के साथ किसी लड़की का बॉयफ्रेंड है, कोई भी एक्स आई डोंट कॉल द नेम, उसके साथ जाके फिजिकल मीटिंग अलाउड नहीं करनी, पब्लिक प्लेटफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कह रहा है ना आपके रूम्स में मिलकर, नो कम इन द होटल, इन द क्राउड में जाके मिलना है। क्राउड में जब आप मिलेंगे तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। देन आपने एक बात ये करनी है कि जब आपके पास कोई वर्ड्स आप यूज करें, कोई मीटिंग करे, कन्वर्सेशन करे, कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, अगर तुमने जाके ये सबूत दिए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, दिस एंड दैट। मैं अक्सर कहती हूँ जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में ना, लेकिन फिर भी आपने ये करने के जो वो आपको थ्रेट दे रहे ना, तो आपको जो एरिया में अगर पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके पहले करें। ये नहीं कि घर में माँ बाप को भी परेशान कर रही, खुद भी मेंटली स्ट्रेस हो रही हो, मतलब नींद की टैबलेट सब कुछ ले रहे हो। ये आपने ये करने की, जब उनके साथ कंप्लेन कर देंगे ना, तो और किसी को नहीं कर सकते। तो साइबर क्राइम जर्नलिस्ट अमरीन चौधरी हूं मैं गर्ल्स के लिए एट अ टाइम मेरी ये सर्विस है कि लड़कों की मैं मदद नहीं करती, लेकिन औरतों के लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं। लड़कों का क्या कसूर है? फिर ये होता है ना कि आप लोग अक्सर, हम आप लोगों के हाथ बड़े होते हैं, आप लोग पहुंच सकते हैं, हमारे ये होता है, हमारे बंदे भी होते हैं हाथ अक्सर, तो हम लोग अक्सर ये करते, मजबूर होके आते हैं। अच्छा, मतलब ये कि आपकी प्रायोरिटी ज्यादा है कि आप बच्चियां गर्ल्स जो छोटी हैं। दैट्स राइट। और मैं ऑन अ लाइटर नोट मैं कर रहा था, लेकिन अदरवाइज ज़ाहिर खवातीन ज्यादा फेस भी कर रही हैं, ज्यादा सफर भी कर रही हैं, घबरा जाती हैं, नहीं आ सकती। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, वो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, आपने अपने पेरेंट्स को लूप में ले, हिम्मत करें। और अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कोई चीज, पहले तो सबसे पहली चीज है कि आपने वल्नरेबल नहीं होना, आपने बचना है, अपने पासवर्ड शेयर नहीं करने, कोई पिक्चर शेयर नहीं करनी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है, फियांसे है, हस्बैंड है, जो भी है, ऐसी कोई चीज शेयर करनी नहीं है। और अपने मोबाइल में ना इस तरह की कोई पिक्चर्स रखनी भी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये मैंने ये बात लाजमी हाईलाइट करी थी कि अगर ये मोबाइल है ना, इसमें मैं रखूंगी तो मेरा अपना कसूर है ना। और किसी शादी फंक्शन पे हम लोग जाते हैं ना, तो ये याद रखना कि जो कैमरा होता है ना, अक्सर हमारे साथ और मैं जाके टेलीविजन पे ये बात करते हैं, जो कैमरा फोटोग्राफर हमने हायर किया उसी की ड्यूटी है, और किसी के मोबाइल में जाके नहीं पिक्चर लेनी। लोग कहते हैं ना बड़ी प्यारी लग रही है, जरा आके सेल्फी ले, कहते थैंक्स, अल्लाह का शुक्र है वो खड़ा वो बना रहा है। तो मतलब ये करना है आप लोग। सही बात है, सादी सी बात है कि अपनी हिफाजत खुद करनी है। कोई हमारी हिफाजत नहीं करेगा जब तक हम खुद नहीं करेंगे। That's right। कोई आखिरी मैसेज देना चाहती हूँ लड़कियों को? आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी यूथ को, लड़कियों को क्या लड़कों को भी, ये ना कि लड़की जेंडर बाइस हो के वो बरसना शुरू कर दे, नहीं। ये कहना चाहती हूँ कि सिस्टम्स आप लोगों के पास है, सिक्योरिटी, आजकल छोटा छोटा बच्चा हर ऐप यूज करे, लेकिन ऐप्स को यूज करने का एक तरीका रखे, पॉजिटिवली यूज करें, नेगेटिवली नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री हम दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वी शुड नेवर फॉरगेट द नाम्स एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अमरीन साहब, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, बहुत अहम मौजूद जिस पर गुफ्तगू कर रही थी। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। समंदर बहुत खतरनाक होता है, हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है।
लड़ाई नागुज़ीर है। ख्याल रखना इलियास कि कहीं तुम्हारे ख्वाब इस समंदर में डूब न जाए। इंसान 3 किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस सुरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ जानना है। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाल्लाह ऐसा जल्द होगा। हम इस राज को तब तक अपने दिलों में छुपा कर रखेंगे जब तक उसे अफशा करने का वक्त ना आ जाए। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। कौम को हर खित्ते में, हर इलाके में वहाँ की मुकामी ज़रूरत है, वहाँ का विरसा। वर्ल्ड हेरिटेज या आलमी विरसा इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल होता है और दुनिया के तमाम ममालिक उसे ओन करते हैं। आप अपनी हेरिटेज को वैल्यू करेंगे तो तभी उसको संभालेंगे, तभी उसको परवान चढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अब हम रह रहे हैं, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ लोगों की राय होती है कि हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम कौन ज़हन होते चले जाएंगे, हम किताबों से और दूर हो जाएंगे, हम अपनी तख़य्युल से दूर होते चले जाएंगे, हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। ऐसे में घर में आप क्या करें, बच्चों के साथ किस तरह से समझाएं, सिखाएं, बताएं एआई के इस दौर में कैसे आपने उन टूल्स को इस्तेमाल करना है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जिस चीज को भी इंसान ने बनाया ना, वो इंसान के ऊपर नहीं जाएगी, रहेगी वो असिस्टेंट ही, आपको सपोर्ट करेगी, साथ देगी, आप उससे फायदा उठाएंगे, वो आपको एलिमिनेट नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस आप खुद गिव अप ना कर दें कि बस अब जो करना है टेक्नोलॉजी से करना है। ओ माय गॉड, हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी है जो हमें कंट्रोल करी है।
कुछ जगहों पर कुछ लोगों का मैंने ये माइंडसेट बनते हुए देखा है। तो आज हम इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्कॉलर हैं, स्पीकर हैं खुर्रम इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, एआई में नए नए टूल्स भी आ रहे हैं खुर्रम भाई, हम देख भी रहे हैं, एक जंग भी रादर चल रही है अगर ग्लोबली हम देखें। हाउ डू यू सी दिस? पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा ना कि बहुत ज़्यादा लोगों को यूँ लग रहा है कि एआई हमें ज़िंदगी से दूर करेगी। 2015 में एक ओपन लेटर टू एआई लिखा गया था और उसके अंदर दुनिया के लीडिंग लोग इलॉन मस्क, स्टीफन हॉकिंग ने भी साइन किए थे कि हमें एआई के इन प्रोजेक्ट्स को स्लो डाउन करना होगा। अच्छा, होता ये कि खुसूसन हमारे पाकिस्तान में भी हम कह रहे हैं, हम हर चीज़ को बड़ी लालच और नदीदेपन के साथ इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमें अमीर कर देगी, इससे ये वाली स्किल अपग्रेड हो रही है, ये नई मार्केट ओपन हो रही है। तो हम उसका लॉन्ग टर्म नहीं देख पाते कि वो किस तरह हमारी जिंदगियों में आहिस्ता आहिस्ता हमें पीछे धकेल रहा है। हमने अपने आहिस्ता आहिस्ता सारे काम आउटसोर्स कर दिए। कहा जाता था स्किज़ोफ्रेनिया है, अब हर कोई स्किज़ोफ्रेनिया, एक सूडो स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दिया जा रहा है। हम सिरी से, मेटा एआई से, चैट जीपीटी से जैसे ही जहन पर दबाव आता है हम साथ ही दूसरी तरफ चले जाते हैं। यानी हम अपनी टेंडेंसी टू बी मैन, हम तारीख में आइस एजेस काट के जिस वजह से यहाँ आए हैं, हमें खड़े होने की आदत थी, हमें रेजिलियंस थी। हम मुश्किल सवालात, अहमद जावेद साहब फरमाते हैं इल्म कहती मुश्किल बात की कशिश को है कि मैं जानता नहीं लेकिन जानने की लगन कम नहीं होने दूंगा। लेकिन अब जहन पर जोर बाद में पड़ता है, अब कहते हैं यार बस करो ना, तुम चैट जीपीटी से पूछ लो, ये 2 लाइंस उससे लिखवा के देख लो। इससे एक बहुत नया किरदार पैदा हो रहा है और वो है कि तालीम का क्या किरदार रह जाएगा। स्कूल रह जाएंगे नहीं नहीं रह जाएंगे और उस्ताद क्लास में क्या देने जा रहे हैं, जबकि यूट्यूब, मेटा और मेटा के ऑडियो वर्जन आ गए हैं जो बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और आप बताते हैं ये 4 क्लास का बच्चा है, ये 8 क्लास का बच्चा है। सवाल फिर ये पैदा होता है कि फिर बच्चा को अगर इतनी अच्छी और म्यारी तालीम मिल सकती है, डू वी नीड अ ह्यूमन बीइंग इन द क्लासरूम? पहली बात यहाँ पर सबसे आम ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में भी बहुत म्यारी टीचर्स हर जगह मौजूद नहीं है। हमारे पास लातादाद स्कूल हैं, यस वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन जो बाहर है, मगर उनकी बात कर लें जो अंदर है वो कौन से नोबेल्स ले रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास शायद लोग वो नहीं है जो दिल से उस्ताद हो, मौलिम हो, जिनका पैशन ऑफ लाइफ हो, जो इसी जज्बे के लिए उठते हो कि आज मैंने एक उम्मती को पढ़ाने जा रहा हूँ। वो एक मखसूस मुआवजे के लिए, मखसूस प्रमोशन के लिए तो शायद कर रहे हो। उनके लिए ये बहुत बड़ी रिस्क मार्केट है। चैट जीपीटी, डीप सीक, ये सारे जो टूल्स आ चुके हैं ये वो कर रहे हैं। इसके बरक्स वो टीचर्स भी हैं जो क्लास में जाते हैं और वो अभी भी, जैसे आपने कहा कि वो अभी भी इन टूल से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे होते हैं। वो बच्चों को ज़ौक़ देते हैं, वो बच्चों को ये बताते हैं कि तुम क्या क्या नहीं जानते, ना कि क्या क्या तुम जानते हो। वो बच्चों को फौरी सवालात के जिन सवालात के जवाबात फौरी मिल जाएं, जैसे 2 + 2 क्या होता है, सेब का रंग क्या है, वो इन सवालात में नहीं डालते, मगर वो एक नई तजुर्बा नुमा जिंदगी की तरफ उन्हें भेजते हैं कि बाहर जाओ और आज देख कर आओ फलां फलां मंजर पे इस वक्त क्या हो रहा है। तो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं और स्कूल्स की जो दीवारें हैं अब उसे हटाने का वक्त आ गया, क्योंकि हम तो हमेशा से कहते थे कि ये हाइल है जानने में, यानी स्कूल हाइल हो रहा है कायनात को जानने में कि कायनात बाहर फिर रही है। और हम एक बंद कमरे में बैठ के बच्चे को पढ़ाते थे जो एक जमाने तक जरूरी था, लेकिन अब उसकी जरूरत, क्योंकि जमाना बदल गया, अब जमाना बदल गया, अब उसकी रोज बरोज जरूरत कम होती जा रही है। एक और अहम बात हम ये करें कि न्यूरल लिंक की डिबेट बहुत तेज हो चुकी है। हर आदमी को यहाँ पे न्यूरल लिंक लगा होगा। पहली बात, हमारे लोगों के लिए प्लीज ये कोई बहुत हाइपोथेटिकल सूडोस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। हमने 20 सालों के अंदर गूगल को बनते, अपने अरूज पर जाते और अब उसके जवाल का वक्त है। विदिन 20 ईयर्स हमने देखा हमारे घरों में टीवी आए, ये वाहिद नस्ल में आए, हमसे हमारी दादी नानी के पास नहीं थे। टीवी आया, टीवी लगा, टीवी कलर्ड हुआ एंड गॉन। सेलफोन्स आए, इतने बड़े सेलफोन्स आए और अब ऐसे आप देखते हैं बंदा बात कर रहा होता है, उसका सेलफोन होता ही नहीं, उसे एक हल्की सी कोई चीज पहनी होती है और जिससे वो बात कर रहा होता है। इस टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन के साथ स्कूल कॉलेजेस को बहुत तेजी से तब्दील होना है, क्योंकि अब इल्म वो फैकल्टी नहीं रहा जो मखसूस 10 लोगों के पास है जिनसे सीखने के लिए मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। अब तो घर में बैठी वो माँ, आप मानेंगे नहीं, हमारे जो तंदूर पे रोटी लगाते उसने कहा खुर्रम साहब मैं एकेडमी भेजूं। मैंने कहा यार, अगर कहते मुझे तो पढ़ाना ही नहीं आता। मैंने कहा आप ये जो आपके हाथ में चिमटा है ना, बस इससे कहा करें भाई बताओ आज तुमने क्या पढ़ा। वो कहेगा मैंने आज फॉरेस्ट पढ़े। तो आप कहें क्लास 3 फॉरेस्ट लेसन यूट्यूब पे ऑन हो जाएगा। कैसे अब होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या स्टिल पहला सवाल तो ये कि क्या हम तैयार भी हैं इसके लिए? हम तैयार नहीं है। होम स्कूलिंग बड़े बहादुर लोगों का, शुजात दरकार है उसके लिए। सही बात है, वो डिसीजन लेने बड़ा मुश्किल है, निजाम के खिलाफ खड़े होना है। दूसरी एक बड़ी प्यारी बात हम करते हैं कि स्कूल्स की अब डार्क साइड हमारे सामने आ रही है कि जिस दौर में बच्चा एक जुबान समझता है, एक फैकल्टी समझता है, एक एहसास समझता है, मोहब्बत, उसमें हम उसे
आई नो किड्स जिनको डायपर लगा होता है वो स्कूल जा रहे होते हैं, माँ उसे अपने पास रखे, उसे अपनी मोहब्बत में रखे। अब आप देखिए कि जो लार्जर ग्लोबल मार्केट है, पिछले दिनों ही बात हो रही थी, एलन मस्क ने कहा कि जिस जिसके पास ये कोड है मुझे ईमेल कर दे। उसने नहीं पूछा आप कहां से पढ़े हैं, कहां से नहीं पढ़े। ये कहां से पढ़े हैं, कहां से नहीं पढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ मैचअप किया था स्कूल्स को। इंडस्ट्रियलाइजेशन 1910-12 में शुरू हुई, तो उन्होंने कहा यार अब इतने लोगों को नौकरियां देनी है, अब हम हर किसी को नहीं दे सकते, कोई काबिलियत रखनी चाहिए, वो कोई एक्रेडिटेशन हो, वो कोई टेस्ट हो। तो उसमें स्कूल जरा आगे निकल गए कि हम आपको ऐसा एक आदमी देंगे। और वो स्कूल भी टेक्निकल नॉलेज की तरफ ज्यादा था, इल्म बराए इल्म नहीं था, इल्म बराए अखलाक नहीं था, इल्म बराए जिंदगी नहीं था, इल्म बराए शऊर नहीं था, इल्म बराए आगाही नहीं था, इल्म बराए फकत ये था बताए मुआवजा कितना कमा लेते। और क्या अब आप चाहते हैं कि निजाम चलता रहे कि हम इल्म इज इक्वल टू ये देखें ये इतना बड़ा आलिम है क्योंकि इतने कमा लेता है। और उसके भी अब वक्त आ गया कि अब हम उस घोड़े को भी जरा रोकें। हमारा मुल्क जिस तरफ से गुजर रहा है, जिस एक इकोनॉमिक मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, जिस समाजी मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, और इल्मी तौर पे हमारा ग्लोबल कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब वक्त आ गया कि हमारे पास वी हैव नथिंग टू लूज, रादर वी शुड जंप क्विकली। हम इन टूल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि फिर वही असाइनमेंट जो पहले मैं गूगल से देख के करता था उसको बचने के लिए यहां से करूं, वो थीसिस जो पहले मैं चोरी चारी से करता था अब फिर मैं इससे करवाने लग जाऊं। तो हम ये ना हो कि गिरते हुए इसको फिर किसी और वो अंधेरे को बढ़ाने के वाला टूल ना हो, मगर अंधेरे को कम करने वाला टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, फिर फायदा कैसे हासिल करें इसका? जो असाइनमेंट्स की बात आपने की, जो थीसिस की बात आपने की, जो पहले हम गूगल से कर रहे थे, या जो आपने चोरी की बात की, सो आप इन एक्चुअल चैट जीपीटी से भी हम यही तो कर रहे हैं। स्टैंडिंग ऑन द, न्यूटन ने कहा था स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। हम इन टूल्स के साथ भी शोएब माजी के काम करवा रहे हैं। हम इनसे मुस्तकबिल नहीं देखना चाह रहे, हम इनसे आगे को, हम इनके कंधों पर बैठ के आगे हम इनसे कह रहे हैं बस मेरी एल असाइनमेंट करा दे, बस यार मेरा ये जो टेस्ट आया हुआ है बस ये निकलवा दे। वो इससे इसके हमारे मसले यही था, हमारे मसले यहाँ पे। सो सवाल वो ही मसला लगता ही नहीं है। आप दे दें टेलीस्कोप, अगर एक आदमी को टेलीस्कोप का मंजर ही है कि वो उकाड़े से आगे की जिंदगी नहीं, वो कहेगा यार तो वो नजर आंदा है, और वो जेम्स वेब टेलीस्कोप से दूसरी कायनात है, कहां तमन्ना का दूसरा कदम यार। अब ये तो आपकी तमन्ना है कि आप दश्ते इम्का को एक नक्शे पा बनाते हैं गालिब की तरह। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है। अगली जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है वो है पर्सनलाइज्ड एआई की, जो कि 2027 से आगे, 2027 में तो कंफर्म आ चुका है। पर्सनलाइज्ड एआई, हर आदमी का एक पर्सनल एआई होगा जो आपके ज़ौक, आपकी चीजों के मुताबिक होगा, क्योंकि मार्केट में डीप सीक आ गया, चैट जीपीटी आ गया, जेमिनी मौजूद है। अच्छा, और ये इतने बड़े टूल्स हैं कि किसी और की तरफ निगाह ही नहीं जाती, जो छोटे छोटे मार्केट प्लेस हैं। अब हर आदमी की जेब में होगा। अगर हमारे जो भाई कैमरा मैन उन्होंने जाना होगा, वो अपने टूल को बता देंगे यार जरा देखना, लेट मी हैव अ क्विक लुक, वो खुद ही उनको इन्फॉर्म कर देगा। आपको मतलब ये जो असिस्टेंट हायर वो आपको करना नहीं पड़ेगा, और हर किसी के पास अपना असिस्टेंट। लेकिन जो बड़ी प्यारी बात है हमें जावेद साहब ने की, जो सबसे बड़ा इंसान को और बंदगी को, उस सातिज़ा को, तालिब इल्मों को सवाल ये पैदा होगा, वो ये है कि ना जानने का एहसास खत्म हो जाएगा। हम जानने के कैद खाने में आ जाएंगे। हमारी जिंदगी इतनी खूब, अच्छा मैं आज क्यों आया हूं, लोग अभी टीवी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता मैं क्या कहूंगा। हम कभी हाइलाइट्स वाले मैच को तो एंजॉय नहीं करते, तो जिंदगी हाइलाइट्स वाला मैच बन जाएगी जिसमें सब कुछ पहले से मौजूद होगा। अभी आप सोचने लगे होंगे कि मेज पर पड़ा ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वाली चीज है ये क्या है, और जवाब जहन में आ चुका होगा। तो वो जो जानने और ना जानने के दरमियान हम बंदगी का सफर करते थे, जिंदगी का सफर करते थे, वो खत्म हो जाएगा, हम तड़पते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। और ये बहुत संजीदा सवाल है तारीख का। न्यूरालिंक जब यहां लगेगा, बाय द वे कनाडा, यूएस दोनों में रेबन वॉच की वो आ चुकी हैं, जिसके साथ ही वो हर चीज को देखते ही बयान करती है। यानी अब मैं अपनी घड़ी को प्योरली नहीं देख सकता, साथ ही ऑगमेंटेड रियलिटी बताने लग जाएगी। सवाल ये है उस्ताज़ा के लिए, तालिब इल्मों के लिए, कि क्या मैं फिर उस पाक पवित्र खूबसूरत वर्जिन कायनात को देख पाऊंगा, उस फूल को क्या मैं दोबारा देख पाऊंगा जिसको अल्लाह ने मेरे लिए बनाया था। यानी जैसे ही मैं देखूंगा कहेगा फ्लावर, नस्ल, ये और सब इमेजेस चल रहे हैं, मैं एक आयरन मैन की तरह फील नहीं कर पाऊंगा, मैं फील नहीं कर पाऊंगा। तो उस आगाही के सफर में ये रास्ते में हायल ना हो जाए, वो बंदगी के सफर में। मुझे एक नसीहत बुजुर्ग ने की थी, बेटा जिसने बहुत बहुत अच्छा जूता पहना हो ना, वो बहुत लंबा सफर नहीं करेगा, वो दूर नहीं जाएगा। ना कि ने बहुत अच्छा जूता नहीं, जिसने बहुत कंफर्टेबल जूता पहना हो, बहुत महंगा जूता। शुक्र कंफर्टेबल नहीं है। बहुत खूबसूरत बात जो बुद्धा ने की थी, बुद्धा ने बहुत प्यारी बात की थी कि बहुत महंगे, जिन शहजादों ने बहुत महंगे कपड़े पहने वो मिट्टी में नहीं खेल पाते, और जिसके गले में बहुत महंगा हार हो वो कभी जमीन पर नहीं झुकेगा, वो गिर ना जाए।
तो ये डीप सीक, चैट जीपीटी, परप्लेक्स, ये सब जिस तेजी से आ रहे हैं, हम इससे अपने छोटे छोटे काम करा रहे हैं और इफादियत के चक्कर में हम कह रहे हैं यार कमाल हो गया, बड़ा फायदा नहीं हासिल कर, बहुत बड़ा फायदा है। जब गाड़ियां आई थी, किसी ने सोचा था 1925-30 में कि एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये होगी? तब तो लालच थी कि यहां से वहां जा रहा है, 14 साल जल्दी आ रहा है, ट्रेड बेहतर हो रही है, और आज वो हमारे सरों पे। कभी किसी ने सोचा था कि एयर कंडीशनिंग बड़ी ठंडी हवा देता है, गर्म हवा तो बाहर जा रही है। वही सवाल एग्जैक्ट इसके ऊपर लग रहा है कि जिस एआई को हम हांके चले जा रहे हैं कि और तेज, और ताकतवर, और आगे बढ़ो, क्या ये ना हो जैसे शोएब ने कहा कि वो इंसानियत। लेकिन शोएब बस आखिरी बात, जी जी, देखिए हम पूरी फूड चेन के ऊपर एक वजह से कि हम सबसे ज़हीन है, शेर, हाथी सब पीछे हैं। बिल्कुल याद रखिएगा कोई और ज़हीन कंपोनेंट आ चुका है, और तारीख का असूल है कि जो ज़हीन होगा वो फूड चेन के ऊपर टॉप पे होगा, टॉप पे होगा। और अब इंसान वो ज़हीन, और हमने खुद सरेंडर किया, जैसे सबीन ने कहा, वी आर वेरी हैप्पी, कर दिया, तो हमने कर दिया है। आप क्या सवाल रह गया कि नहीं कर दिया? मैं ऐसे लोग भी जानता हूं जो वाकयातन अपना नाम नहीं लिख सकते, लेकिन वो चैट जीपीटी से एसेज लिखवा के ब्लॉग्स चला रहे हैं, और वो पट्टी बंधी हुई है, और वो समझ रहे हैं कि वो बहुत काबिलियत में आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे है नहीं। ओके, तो ये तो फिर काम बहुत खराब है, काम बहुत खराब है। तो मुस्बत इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का। अल्लाह डिप्रेशन में डाल बंदा बने, दिया, बंदा बने। हाँ सही बात है, बंदा बने, लेकिन एट द सेम टाइम तजुर्बा हासिल करें जिंदगी का। देखें चैट जीपीटी ये तो बता सकती है फूल क्या है, वो ये नहीं बता सकती वो महसूस कैसे होगा। तो महसूस करें अपने आसपास, डिस्कनेक्ट ना हो। मखलूकात है, ये बात हमें याद रखनी है, और टेक्नोलॉजी को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। हमने टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है और उसका बेहतर इस्तेमाल करना है। तो जिन्होंने सरेंडर किया जरा उठें जी, उठें, दिमाग खोलें। वो अभी भी उसी के अलार्म से उठ रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे मंडे को। बहुत सा ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड, अल्लाह हाफिज।